फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईपीडीएस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है एरा ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का दौर, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, किन चीजों के बारे में पढ़ना है। अगर ये चीज आपको नहीं पता तो इस चैप्टर के अंदर आपको बाकी चीजें समझ नहीं आएंगी। तो हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कोल्ड वॉर है क्या, ये टर्म कहां से आया, क्यों यूज किया जाता है, कि शीत युद्ध क्यों बोला जाता है, ये सारी चीजों के बारे में देखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दो विश्व युद्ध हो चुके हैं। जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से 1918 तक हुआ था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो 1939 से 1945 तक हुआ है। दो वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध जो है, सबसे पहले याद रखना, जो दूसरा विश्व युद्ध है वो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में लड़ा गया था। जो अलाइड पावर और एक्सिस पावर्स हैं, इनके बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ा गया था, जिसमें विजेता जो है मित्र राष्ट्र उभर करके आए थे, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, और धुरी राष्ट्र के रूप में जिसमें जर्मनी, जापान और इटली, इनको हम जानते हैं। जिसमें जो मित्र राष्ट्र जो ये विजेता बने, अब इसके अंदर अब ये कोल्ड वॉर कहां से आया हम थोड़ा ये देखते हैं। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, मित्र राष्ट्र धुरी राष्ट्र के बीच में लड़ा गया, मित्र राष्ट्र विजेता बनकर के उभरे, यहाँ पर विनर्स थे ये। अब इसके अंदर अब ये कोल्ड वॉर कहां से आया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो यहां से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से एक युद्ध के खत्म होते ही दूसरा शुरू हो गया। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद दुनिया में वैसे तो ये 4 कंट्री जीती थी, लेकिन इनके अंदर जो सबसे ज्यादा सुपर पावर, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी, वो था अमेरिका और रशिया, यानी रूस। अमेरिका और रूस ये दोनों मित्र थे, यहाँ पर दोस्त थे। लेकिन आगे चल करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या, अब इन दोनों में इस चीज को लेकर के कॉम्पिटिशन था कि अब हम दोनों में से दुनिया के ऊपर राज कौन करेगा, वर्ल्ड में किसका डोमिनेंस होगा, हर चीज पर दबदबा किसका होगा। इसको लेकर के अब इन दोनों के बीच में वॉर हो गया, जिसको हम कोल्ड वॉर कहते हैं। इनके बीच में कोल्ड वॉर हुआ, अमेरिका और रूस के बीच में। अब ये है क्या, कोल्ड वॉर क्यों बोला जाता है? शीत युद्ध, जैसे नाम, कोल्ड मतलब आप सबको पता है, नाम से पता लग रहा है ठंडा, नरम, इसलिए इसको शीत युद्ध का नाम दिया गया, क्योंकि ये हथियारों से लड़ा गया युद्ध नहीं था। इसमें बहुत कम हथियारों का यूज किया गया, खूनी लड़ाइयां बहुत कम हुई इसमें क्या था, शीत युद्ध से इसलिए बोला गया, ये एक तरीके से दिमागी युद्ध था, दिमागी संघर्ष था। इसके अंदर एक दूसरे के माइंड से खेलते थे। अमेरिका सोचता था कि किस तरीके से हम रूस को मात दें, हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो मिलिट्री सेक्टर हो, चाहे हमारी विचारधारा है, दबदबा है, हर क्षेत्र में अपना दबदबा कैसे आए, इन चीजों की बात की गई। शीत युद्ध था क्या, अगर आपको इसको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है तो आप इसको डिफाइन करेंगे कि शीत युद्ध विश्व की दो सबसे बड़ी जो महाशक्तियां हैं, अमेरिका और रूस, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, इनके और इनके जो साथी देश हैं। अब इनमें क्या है, अमेरिका और रूस यहाँ पर अकेले नहीं थे। अब दुनिया में जब इनमें कंपटीशन चला, इन्होंने अपना अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की कि अपना अपना एरिया बढ़ाएंगे, दुनिया पे दबदबा करेंगे। तो इन्होंने सोचा ज्यादा से ज्यादा कंट्री को अपना दोस्त बनाओ, उनसे हेल्प लो, जितनी ज्यादा हेल्प आप ले सकते हैं, उसकी कोशिश की गई। तो इन दोनों में बहुत ज्यादा कंपटीशन चला, बहुत ज्यादा जलन की भावना आ गई, आइडियोलॉजिकल संघर्ष चला, मिलिट्री को लेकर के संघर्ष चला कि मिलिट्री के मामले में किसका दबदबा ज्यादा होगा, इकोनॉमिक सेक्टर में कौन स्ट्रॉन्ग होगा, इन चीजों की बात आई। तो वही बोला जाता है शीत युद्ध के अंदर कि अमेरिका और जो सोवियत संघ है और जो इनके साथी देश हैं, इनके बीच में ये एक सीरीज के रूप में चला, जिसमें संघर्ष, तनाव और ईर्ष्या, ये 3 वर्ड्स आपको जरूर याद रखने हैं। इनके बीच में इन्हीं चीजों को लेकर के संघर्ष चल रहा था। संघर्ष भी था, तनाव यानी टेंशन का माहौल था, ईर्ष्या, जलन, इस तरह की भावना इनके अंदर थी। तो इसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं इनके बीच में किस तरीके से संघर्ष था। जैसे सबसे पहले अगर हम शीत युद्ध का अगर एक मुख्य अखाड़ा देखें कि मेन कोल्ड वॉर हुआ कहां, इसका जो मेन दायरा क्या था, तो वो था यूरोप। हालांकि ये जो दक्षिण एशिया के जो देश हैं, साउथ एशियन कंट्री है, वहां पर भी इसका इम्पैक्ट था, लेकिन जो इसका जो मुख्य अखाड़ा है मेन जो था कि यूरोप में लड़ा गया। यूरोप के अंदर जो अगर 1 मार्क्स में या जनरल नॉलेज में भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध का मुख्य अखाड़ा क्या है, यूरोप, ये आपको 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी मिलेगा। अब इसमें क्या है, जो शीत युद्ध था इसने विश्व को 2 भागों में बांट दिया, एक यूएसए और एक यूएसएसआर। दुनिया 2 भागों में बट गई, अमेरिका और सोवियत संघ। अब ये किस आधार पर दोनों जने अलग अलग हो गए थे? देखिए, दोनों की सबसे पहले तो एक विचारधारात्मक संघर्ष था, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था इनके अंदर। विचारधारा के आधार पर अगर हम देखें तो अमेरिका की जो विचारधारा थी, इसने उदारवादी लोकतंत्र को अपनाया, डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, और जो ये मेन टर्म आपको याद रखना है, पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म, इसने पूंजीवाद को अपनाया, कैपिटलिज्म को अपनाया। ठीक है, अभी हमें टर्म पता होना चाहिए कि पूंजीवाद और साम्यवाद होता क्या है। हालांकि मैंने विचारधारा से रिलेटेड एक वीडियो है जो जल्दी आपको मिल जाएगी कि अलग अलग आइडियोलॉजी होती क्या है, बट मैं आपको फिर भी शॉर्ट में यहाँ पर बताता हूँ। पूंजीवाद का मतलब होता है जहां पर सारा काम निजी क्षेत्र में होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत कम हस्तक्षेप करती है। यहाँ पर सरकार के मुख्य 2 काम होते हैं पूंजीवाद के अंदर। एक तो लोगों की सुरक्षा करना,
कि लोगों की सिक्योरिटी, और ये देखना कि हमारे देश में कानून व्यवस्था ठीक तरीके से चल रही है या नहीं। और बाकी जो मेन अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो हमारे देश में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, उद्योगपति हैं, व्यापारी वर्ग है, वो चलाते हैं। ये पूंजीवाद के अंदर होता है। और इसी के अपोजिट अगर आप सोवियत संघ के अंदर देखेंगे, यूएसएसआर में, तो इसकी जो विचारधारा थी वो थी साम्यवादी विचारधारा। अब साम्यवादी आपको समझना पड़ेगा क्या है। साम्यवाद का मतलब होता है जहां पर सारा काम राज्य और सरकार के हाथ में होता है। यहाँ पे सब कुछ कंट्री के हाथ में होता है, देश के हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। यहाँ गवर्नमेंट बहुत कम हस्तक्षेप करती है, ये भी कहा जाता है जीरो हस्तक्षेप करती है या न्यूनतम हस्तक्षेप करती है। परंतु यहाँ पर जितना भी काम होगा सब कुछ सरकार के हाथ में होगा, गवर्नमेंट के अंडर में होगा। ये समानता पर बल देते हैं, याद रखिएगा। ये समता मूलक समाज चाहते हैं, समता मूलक समाज, इक्वालिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं लोग। इक्वालिटी हो, समानता हो, अमीर गरीब में कोई भेदभाव ना हो, जात पात का भेदभाव ना हो, उसको निपटाने की कोशिश करते हैं ये। उसके बाद ये तो विचारधारा की लड़ाई थी। अब विचारधारा की लड़ाई अब इसमें सोचेंगे हमने देखा कि अलग अलग विचारधाराएं हैं इसके अंदर। अब ये देखेंगे कि इस विचारधाराओं से शीत युद्ध का क्या लेना देना था। अब इसमें क्या था, अब ये विचारधाराओं को लेकर के अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे दुनिया के अंदर, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका चाहता था कि दुनिया के अंदर एक ही विचारधारा होनी चाहिए, पूंजीवाद, कि कैपिटलिज्म हो, दुनिया में पूरी तरह पूंजीवादी अर्थतंत्र होना चाहिए, पूरी तरह इसका दबदबा हो। और जो सोवियत संघ था वो चाहता था साम्यवादी विचारधारा के आधार पर मैं पूरी दुनिया का जो संरचना है उसको मैं स्थापित करूं, कि हर जगह यहाँ पे साम्यवादी विचारधारा होनी चाहिए। इस चीज को लेकर के दोनों के अंदर संघर्ष था। उसके बाद अब इन्होंने क्या है, अपनी विचारधारा का दबदबा लाने के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए इन्होंने कुछ सैन्य गठबंधन बनाए, मिलिट्री अलायंस बनाए। जैसे अमेरिका के अंदर कुछ मिलिट्री अलायंस बनाई गई। इन्होंने सबसे पहले बनाया नाटो। नाटो बनाया अमेरिका ने, जो अप्रैल 1949 में बना था, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन बोलते हैं। ये किया था इन्होंने अपने मिलिट्री पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद इन्होंने एक सीटो बनाया, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1954 में बनाया। और सेंटो बनाया यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीएन सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय संधि संगठन, ये 1955 में बनाया गया। ये तीन मिलिट्री अलायंस अमेरिका ने बनाए। इसके जवाब में स्पेशली नाटो के लिए जो सोवियत संघ था उसने एक वार्सा पैक्ट बनाया। वार्सा संधि की थी इन्होंने 1955 में, और स्पेशली जो वार्सा संधि की गई थी वो नाटो का मुकाबला करने के लिए की गई थी। मुझे नाटो से कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, ऊपर आना है। और जो नाटो था, नाटो क्या बोलते हैं, ये नाटो बना था, इसके अंदर 12 देश थे, 12 सदस्य देश थे, आपको याद होना चाहिए, 12 मेंबर कंट्रीज थे, जो ये बोलते थे कि अगर हम में से किसी एक देश के ऊपर भी अटैक होता है तो हम ये मानेंगे कि हम सब पे हमला हुआ है और हम सब मिलकर के इसका जवाब देंगे। ये बोला गया था नाटो के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने सैन्य गठबंधन भी बनाया अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए। एक ये भी लड़ाई चल रही थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कुछ पॉलिसी टुवर्ड्स स्मॉल कंट्रीज, कि इन्होंने छोटे देशों से कुछ गठबंधन बनाने शुरू किए, छोटे देशों से सैन्य गठबंधन बनाए ताकि उनसे मदद मिल सके। ठीक है, इसको भी शीत युद्ध के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। अब इन्होंने क्यों गठबंधन बनाया, अब स्मॉलर कंट्रीज की जरूरत क्यों पड़ी, एक बड़े देश को इतना शक्तिशाली था, इतने पावरफुल थे ये लोग, ठीक है, इन्हें छोटे देशों की जरूरत क्यों पड़ी। उसके भी कई कारण हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है हथियारों और सेना का संचालन करने के लिए, कि हथियार होंगे और मिलिट्री है, सेना का संचालन करने के लिए, एक दूसरे देश में भेजने के लिए, इसलिए छोटे देशों से संबंध बनाते थे। और जो महत्वपूर्ण संसाधन है, जो हमारे वाइटल रिसोर्सेज हैं, जैसे तेल, खनिज, ऑयल, मिनरल्स हैं, ठीक है, इसको प्राप्त करने के लिए छोटे कंट्रीज से, ताकि हमें ये मिल सके, इसकी कोशिश की। उसके बाद जासूसी करने के लिए इन्होंने कोशिश की थी कि ताकि हम जो छोटे देश हैं वहां पर अपने सैनिकों को रख करके या जासूसों को रख करके अपनी दूसरे देशों की जासूसी करवा सके, कि जो शत्रु देश है हमारे खिलाफ कैसी नीतियां बना रहा है, इसको लेकर के। और एक जो लास्ट है वो है सैन्य खर्च वहन करना, ठीक है, कि छोटे जो सुपर पावर कंट्रीज हैं वो क्या करते थे, छोटे देशों से कई बार कि उनसे मिलिट्री हेल्प भी लेते थे, सेना में कई बार पैसा भी लेते थे, आर्थिक रूप से मदद भी लेते थे, सेना के सैन्य खर्च वहन करवाते थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, एक ब्रीफ समरी थी कोल्ड वॉर के बारे में। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को और थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक हम इसको थोड़ा सा उठाएंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसको आप लोग देखिएगा ताकि आगे आपको आसानी से समझ आ सके। थैंक यू सो मच।